हेलो दोस्तों। तो आज सरल रेखा में गति यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी इसमें ग्राफ बनते हैं उन ग्राफ को समझेंगे। ग्राफ के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, ये भी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन कुछ इसके बारे में बेसिक सी बातें जान लेते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ग्राफ अपने को देखने हैं ये चीज़ें हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि अभी देखिए जैसे हेडिंग आपको लिखी गई है कि स्थिति समय ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, ये अपने को पढ़ना है, पहला है। लेकिन उसके पहले आप समझिए, जैसे देखिए अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष होता है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा एक्स अक्ष होता है यानी कि एक्स एक्सिस होता है। देखिए, हम एक्स अक्ष पे केवल समय को दिखाएंगे, मतलब केवल टाइम को इसके ऊपर दिखाएंगे ग्राफ बनाते वक्त। ठीक है, और वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष पे हम दिखाएंगे स्थिति को। अगर स्थिति को दिखाते हैं यानी कि इसको बोला जाता है पोजीशन। तो अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ बनता है तो हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, अगर इसके बीच में और देख सकते हैं अपन यहाँ पे वेग या चाल, वाई अक्ष पर हम वेग या चाल रख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी या स्पीड। तो अगर इनके बीच में ग्राफ बनता है तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वेग या चाल समय ग्राफ, ये हम बोलेंगे। इसके बाद की बात करें तो एक और ग्राफ देखेंगे हम, त्वरण, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसे बोलेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हमें इनके बीच में ग्राफ देखना है। पहला स्थिति समय के बीच, वेग या चाल और समय के बीच, त्वरण और समय के बीच, हमें ये ग्राफ देखने हैं। लेकिन देखिए, हम सारे ग्राफों की बात करें तो कुछ बातें इसमें कॉमन आएंगी जो हम सबसे पहले देखेंगे और उसे आप बोर्ड स्क्रीन पे देखेंगे। जो उसमें एक्सप्लेन करने लायक होगा हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे, और अदरवाइज़ आप अपने कॉपी पे ये बातें लिखते चलिएगा, क्योंकि यही चीज़ें जो होंगी वो आपको ग्राफ समझने में हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो पोजीशन और टाइम ग्राफ से रिलेटेड होंगे और बाकी अदर से भी रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो पहला अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसमें हम हेडिंग ऐसा लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोजीशन टाइम ग्राफ। हम भले पोजीशन टाइम ग्राफ लिख रहे हैं लेकिन इसके अलावा ये सारी चीज़ों में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि स्थिति समय ग्राफ से संबंधित विशेष बिंदु। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझिएगा। पहला पॉइंट अपने को आप बोर्ड स्क्रीन पे देखिए दे रखा है, स्थिति समय ग्राफ के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा यानी कि कॉर्ड का ढलान उस समय अंतराल के लिए औसत वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब जरा इसे आप फोटो देखिए बोर्ड स्क्रीन पे, देखिए आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, इसमें आप समझिएगा। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि औसत, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि औसत वेग या चाल के बारे में हमसे बात कर रहा है। ठीक है, जैसे ग्राफ अपने को कुछ इस तरीके से दिया है, मान लीजिए इस तरीके से है। ठीक है, और ये आपको जो दिख रहा है ये एक चाप है, ये क्या है, चाप। और इस चाप में बात करें तो हम एक जीवा की बात करेंगे, तो ये मान लीजिए कि एक जीवा इसे कट कर रही है। देखिए, ये बेसिक सी बात है, आपको बस समझना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप समझिए। ठीक है,
हम जैसा कि आपको बताए थे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्थिति समय ग्राफ, तो इस पे हम पोजीशन की बात, इसे हम पोजीशन देखेंगे, वाई एक्स पे क्या देखेंगे, पोजीशन, और पोजीशन को हम एक्स से डिनोट करेंगे, पोजीशन को हम एक्स से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, और ये हमारा समय है यानी कि टाइम, ठीक है। इसमें समय इस पे दिखाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसे हम बिंदु ए मान लेते हैं और इसे हम बिंदु बी मान लेते हैं। इसे बी मान लिया हमने और इसे ए मान लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि ऐसे इस पे और यहाँ पे ऐसे, फिर इसको ऐसे मिला देते हैं, फिर यहाँ से भी इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मिला देते हैं। ज़रा इसे भी हम आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए अभी चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। ये हमारा 0 है, ये हम मान लेते हैं समय t1 समय पे जो हमारा कण था वो यहाँ था, और t2 समय पे हमारा कण जो है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। जो अगर हम कण की बात करते हैं तो मान लीजिए t1 समय पे हमारा कण जो है वो x1 पोजीशन पे है, और t2 समय पे हमारा कण जो है वो x2 पोजीशन पे। देखिए ये पोजीशन दिखाएगा और ये समय दिखाएगा। तो आप समझिएगा, अगर यहाँ था तो हम बोलेंगे t1 और पोजीशन क्या है, x1, मतलब t1 समय में जो कण की पोजीशन थी, स्थिति थी, वो x1 थी। t2 समय में कण की स्थिति क्या है, यहाँ पे x2 यानी कि b यानी कि x2, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, ये जो आपको दिख रहा है ना, अगर हम इसकी बात करें तो t2 में से t1, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो समय है यानी कि a से b तक का जो समय है वह यही देगा, और ये जो देगा वो कितना समय है, t2 माइनस t1। तो ये जो समय दिख रहा है वो t2 माइनस t1 है, जिसे हम डेल t से दिखाएंगे। आप समझिएगा बात को, ठीक है। अगर हम बात करें ये समय, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का t2 है और यहाँ से यहाँ तक t1 है। अगर हमें ये समय चाहिए तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक x2 है तो ये x2, और यहाँ से यहाँ तक x1 है तो ये x1। अब हमें ये दूरी चाहिए तो पूरे में से अगर पूरे में से इतने को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये हो गया, और इसे ही बोलते हैं डेल x, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से ये थीटा कोण पर है, कितने पे है, थीटा कोण पर। अगर हम बात करें वेग या चाल की, वेग की बात करें या चाल की, देखिए दोनों को हम सेम सेंस में यूज़ करते हैं। वेग या चाल को ग्राफ के अंदर सेम सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय या विस्थापन परिवर्तन बटे में समय, यही होता है। तो हम अगर बात करें तो दूरी कितनी है, यही है, यही दूरी है, तो हम डेल x लिखेंगे। तो डेल x अपॉन समय कितना लगा है, समय ये समय लगा है, इसको हम लिखेंगे डेल t, ठीक है। तो ये अपने को निकल के आ जाएगा, ये मिल के जाएगा, ये मिलेगा x2 माइनस, इसको डेल x को x2 माइनस x1 लिखेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन, अब डेल t को हम क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1, तो ये हम लिखेंगे t2 माइनस t1 ये, और ये हमारा क्या आ गया, वेग या चाल, वेग या चाल ये आ गया। अब यहाँ पे समझिए, वेग या चाल की बात कर रहे हैं। अब आपने क्लास 10th में ये चीज़ पढ़ रखी होगी कि ये अपॉन ये, अगर ये थीटा दे रखा है तो ये अपॉन ये क्या होता है, टैन थीटा। ये लंब है और ये आधार है, तो आप जानते हैं कि लंब बटे में जो आधार होता है ये होता है टैन थीटा। तो हम इसे टैन थीटा भी लिख सकते हैं, और टैन थीटा जो होता है ना, यही हमारा ढाल होता है, या इसी को बोलते हैं ढलान, या इसी को एक और नाम दिया जाता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, ठीक है, ये स्लोप। तो यानी कि आप ये समझ जाइएगा कि जो टैन थीटा होता है वही, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर पोजीशन टाइम यानी कि स्थिति समय ग्राफ है, तो उसमें जो टैन थीटा मिलता है वो हमें चाल या वेग देता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं
कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी कि जो ढाल होता है वो हमें वेग या चाल देता है। ठीक है, तो आप इसे नोट की तरह ज़रूर लिख लें। यहाँ पे हम ये कहेंगे यहाँ पर कि स्थिति समय ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप वेग या चाल देता है। ये आप नोट में ज़रूर लिख लें। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई। अच्छा, जो ये वेग या चाल है ना, इसको अपन बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल या औसत वेग बोल सकते हैं। ठीक है, ये औसत होता है, एवरेज। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको एवरेज स्पीड बोल देते हैं या एवरेज वेलोसिटी, ये नाम दे देते हैं। तो खैर पहला पॉइंट यही था और आपको समझना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करेंगे। हाँ जी, देखिए इसमें हम इसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करना है वहाँ पे। जैसा कि आपने अभी देखा कि tan थीटा, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो उसमें जो tan थीटा यानी कि जो स्लोप है, ढाल है, वो हमें प्रोवाइड करता है वेग या चाल। लेकिन अगर A से B तक बिंदु है तो वहाँ पर जो मिलेगा वो औसत चाल या औसत वेग, ये नाम देंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट में हमसे ये बोल रहा है कि स्थिति समय ग्राफ के किसी बिंदु पर डाली गई स्पर्श रेखा का ढलान, किसी बिंदु पर डाली गई स्पर्श रेखा का ढलान या स्लोप उस क्षण पर तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है तथा इस ढलान की संख्यात्मक मान तात्क्षणिक चाल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए ये चीज़ अब समझिए कि ये क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे हमें सेम ग्राफ की बात कर रहा है, हमसे बोल रहा है कि ये टाइम है और ये आपका पोजीशन है। टाइम है, ये आपका पोजीशन है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ऐसे ये है। ठीक, और यहाँ से हम A और B दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और यहाँ से अब ऐसे मिलाइए। ठीक है, जैसा था वैसा ही अपने को करना है। फिर से ये है और ये रहा। हम कहेंगे कि ये समय t1 है, ये समय t2 है। ठीक है, ये आपका x1 है और ये आपकी पोजीशन है x2। ठीक है, हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पर टाइम बहुत छोटा है। टाइम बहुत छोटा है, हम अभी आपको दिखा रहे हैं। इस पे आप ऐसे बनाइए, ये टाइम है। इस टाइम पर हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि अगर ऐसा ग्राफ दिया हो, ऐसा मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ हो, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यानी किसी क्षण पे अगर पूछता है तो वहाँ पर हमें तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल मिलता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये हम कहते हैं कि डेल टी, और डेल टी जो है ना वो टेंडिंग टू ज़ीरो है, मतलब एकदम बहुत छोटा सा समय है। तो उस टाइम की अपने को बात कर रहा है, उस टाइम पे बात कर रहा है कि इसका वेग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, अब ऐसे मिला दें तो ये x2 ये x1, तो ये दूरी होगी, तो ये दूरी होगी x2 माइनस x1, और इसे हम डेल x लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो समय होगा ये t2 माइनस t1, और इसे हम लिख सकते हैं डेल t। लेकिन यहाँ पे डेल t क्या है? टेंडिंग टू ज़ीरो है, बहुत छोटे समय पे। और ये जो डेल x देख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये भी टेंडिंग टू ज़ीरो ही है, मतलब ये बहुत छोटा सा है। ठीक है, अब कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि जो वेग निकल के आएगा, जो वेग निकल के आएगा, वेग या चाल की बात कर रहे हैं, वेग या चाल की बात अगर करें तो यहाँ से आप लिखेंगे v का मतलब वेग या चाल, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो। ये चीज़ तो हमने देखा था, ऐसा हमने देखा था तात्क्षणिक वेग निकालते समय, डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो
अब यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल टी लिखेंगे, डेल एक्स बाई डेल टी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टे में समय होता है, लेकिन समय का क्या है, डेल टी टेंडिंग टू जीरो, और जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसे ही बोला जाता है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं v इंस्टेंटेनियस, और जब v इंस्टेंटेनियस लिखते हैं तो ये डेल एक्स बाई डेल टी को हम डी एक्स बाई डी टी लिख देते हैं। ठीक है, और ये निकल के आ जाता है तात्क्षणिक वेग। तो हम जब किसी पर्टिकुलर टाइम या किसी क्षण पे निकालते हैं किसी कण का वेग, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये ग्राफ की बात थी, और ये एक्चुअल में अगर मैथमेटिकली देखा जाता है तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट की अब बात करेंगे हम, यानी कि थर्ड पॉइंट की। हाँ जी, चलिए अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है अपने को? थर्ड पॉइंट ये दे रखा है कि स्थिति समय ग्राफ से हम किसी समय अंतराल में कण के द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये बात अभी ध्यान रखिएगा, कुछ समय में ये चीज़ अपन देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको। यहाँ पे हमसे ये बोला है कि चली गई दूरी या विस्थापन की बात करते हैं कि चली गई दूरी या विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें यानी कि फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट देखिए क्या दे रखा है। फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहा है कि स्थिति समय ग्राफ से हम त्वरण का चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं यदि स्थिति समय ग्राफ की आकृति अवतलाकार हो तो आगे d2x बाई dt2 ग्रेटर देन 0, अतः त्वरण धनात्मक होगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ये समय है और ये पोजीशन है, यानी कि x का मतलब पोजीशन, इनके बीच का ग्राफ बन रहा है और वो अवतलाकार है, मतलब इस तरीके से है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ भी बोलते हैं। और इंक्रीजिंग ग्राफ से हमें क्या मिलता है? त्वरण मिलता है, वो भी धनात्मक त्वरण। ठीक है, अब बात समझिए कि ये ऐसा क्यों हो गया। देखिए हम एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ऐसे एक टेंजेंट डालते हैं, यानी कि मतलब ऐसे एक स्लोप बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोण देखा जाए और ये θ1 है, यहाँ पर कोण देखा जाए θ2 है, अगर θ2 ग्रेटर देन θ1 हो गया, बात को समझिएगा। अगर हम ऐसे ग्राफ कोई इस तरीके से बना हुआ है, अवतलाकार बना हुआ है, अगर θ2 की वैल्यू θ1 से ज़्यादा आ जाती है, अगर θ2 की वैल्यू θ1 से ज़्यादा आ जाती है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि यह इंक्रीजिंग ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, और जब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो यहाँ से जो त्वरण आपको मिलेगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन मिलेगा, वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक होगा। कहानी समझ में आ गई? देखिए, ये तो अवतलाकार थी, अगर उत्तलाकार हो तो उत्तलाकार का मतलब अब समझिएगा। जैसे चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, एक और ग्राफ की बात कर रहे हैं अपन। ये आपका टाइम है, ये आपका पोजीशन है। ठीक है, एक ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो ये आपका उत्तलाकार ग्राफ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पर एक स्लोप बनाइए, यहाँ पर एक स्लोप बनाइए। ठीक है, एक टेंजेंट बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए ये और ये कोण आप बनाइए। जब आप देखेंगे कि ये θ1 और ये θ2 है, तो आपको देखने में भी लग रहा है कि θ1 ग्रेटर देन θ2 है, θ1 ज़्यादा है θ2 से। तो इस टाइम हम क्या बोलते हैं कि इसका मतलब कि इस ग्राफ से ये पता चलता है कि जो त्वरण आएगा वो ऋणात्मक होगा। वो क्या होगा? ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव। मतलब हम ये कहेंगे कि जो त्वरण होगा वो निगेटिव होगा। बस अभी आप ना जस्ट ऐसे समझते चलिए, हम आगे जब मूव करते जाएंगे ना, तो इसी को जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वहाँ पे डिटेल से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बस अभी आपको ये चीज़ समझते हुए चलना है। और यहाँ पे मैथमेटिकली अगर समझा जाए तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर d2x बाई dt2
कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब त्वरण आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिकली ये देखा जाता है कि d2x/dt2 अगर ये निगेटिव आ जाता है यानी कि लेस देन 0 है तो हम बोलते हैं कि त्वरण आपका क्या है, निगेटिव है, त्वरण आपका निगेटिव है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट है। क्या दे रखा है यहाँ पर, बोल रहा है कि स्थिति समय ग्राफ के जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का ढलान 0 होता है उन बिंदुओं पर गति की दिशा परिवर्तित होती है। जरा फोटो देखिए, तो फोटो क्या दे रखा है, फोटो आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका फोटो दे रखा है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, अगर हम समय की बात करें तो ये आपको T1 दे रखा है, इधर कहीं आपको ये T2 दे रखा है, इधर कहीं आपको T3 दे रखा है, इधर कहीं आपको T4 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है T4। ये आपका समय यानी कि T है, ये आपका पोजीशन यानी कि X है। ठीक है, ये B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है और ये आपका D पॉइंट है। ठीक है, अगर हम स्लोप की बात करें तो यहाँ पर जो स्लोप यानी कि ढलान है वो 0 होगा। स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप है आपका यहाँ पे 0 यानी कि ढलान आपकी 0 है। तो इसमें ये बोला गया है कि जहाँ पर ग्राफ में जहाँ पर स्लोप 0 हो जाए मतलब उस कण की दिशा वहीं से बदलना शुरू हो जाती है। ठीक है, कण की दिशा यानी कि उस बिंदु पर जो कण है उसके गति की दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये ग्राफ से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए, न यहाँ पे स्लोप 0 है, न यहाँ पे, न यहाँ पे। यहाँ पर स्लोप आपका 0 है, मतलब जो कण है उसके गति की दिशा यहीं से परिवर्तित होगी। ठीक है, ये पॉइंट था। चलिए जी, अब देखिए इसी में कुछ पॉइंट ये है कि इसमें बोला गया है कि चित्र में बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढलान 0 है यानी 0 है, अतः बिंदु C पर कण की दिशा परिवर्तित हो रही है। ये ग्राफ से हमें पता चल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 6 पॉइंट की बात करते हैं। तो 6 पॉइंट देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्थिति समय ग्राफ के जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढलान सबसे अधिक होता है उस बिंदु पर कण का वेग सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ग्राफ में जहाँ पर आपका स्लोप जिसको हम बोलते हैं ढाल यानी कि ढलान, जहाँ पर स्लोप आपका सबसे अधिक होगा यानी कि मैक्सिमम होगा वहीं पर कण की दिशा सबसे ज़्यादा होगी। जैसे आपको समय दिया रहेगा, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि बी पॉइंट पर स्लोप सबसे ज़्यादा आ जाए। अगर बी पॉइंट पर स्लोप सबसे ज़्यादा आ जाता है तो हम ये बोलते हैं कि यानी कि T2 समय जब T2 होता है तो वहीं पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी यानी कि वेग है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये हम बोलते हैं। चलिए, ये 6 पॉइंट था। अब 7 पॉइंट की बात करते हैं अपन। तो 7 पॉइंट क्या दे रखा है, बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु पर त्वरण तथा वेग समान चिन्ह के हों, हम सेम पॉइंट पर बात कर रहे हैं, अर्थात दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हैं तो कण त्वरित गति करता है। हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि जिस बिंदु पर कण का वेग और त्वरण दोनों धनात्मक है मतलब कण की स्पीड यानी कि चाल यानी कि वेग वहीं पे बढ़ता है। ठीक है, ऐसा होता है। अगर दोनों, ये चीज़ हम देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर कण इस दिशा में जा रहा है v वेग से, अगर त्वरण भी इसी दिशा में हो तो इस कण का वेग जो होता है, वेग या चाल जो भी बोल लें, वो इंक्रीज करेगा यानी कि वो लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि वो त्वरित होता है। त्वरित होने का मतलब उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और यदि त्वरण तथा वेग के चिन्ह
परस्पर विपरीत हों, अर्थात एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक हो, तब कण मंदित गति करता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर कण मान लीजिए इस दिशा में v वेग से जा रहा है और इसके ऊपर त्वरण अगर पीछे की तरफ लग रहा है, त्वरण अगर पीछे की तरफ लग रहा है, तो कण का वेग धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। और एक समय ऐसा आता है जब कण रेस्ट में आ जाती है, यानी कि विरामावस्था में आ जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको ये कौन सा पॉइंट था? तो ये पॉइंट था हमारा 7वें नंबर का। ठीक है, ये 7वें नंबर का हमारा पॉइंट था। तो खैर इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन बातों को ध्यान आपको रखना है। अब हम देखिए इसके बाद बात करेंगे कि स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण, मतलब किस तरीके से समझा जाएगा। ग्राफ देख के आप किन पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे, अब हम ये देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देख लिया तो ग्राफ से रिलेटेड चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और देखिए ग्राफ से हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और कम लिख के कम समय में। अगर आप ग्राफ के बारे में ज़्यादा चीज़ जानते हैं तो ग्राफ देख के आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्राफ पढ़ाया जाता है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए जी आगे बात करते हैं इसमें। तो आपकी हेडिंग इस टाइम है स्थिति, यहाँ पे अब हम गति का विश्लेषण करेंगे, तो इसमें आप पहला पॉइंट देखिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्थिति समय ग्राफ, मतलब अब जाके इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट दे रखा है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम आपको रीड करके अभी बता दे रहे हैं। वक्र का ढलान यानी कि थीटा की बात कर रहा है। अगर थीटा 0 डिग्री है अतः v बराबर 0 अर्थात समय अक्ष के समांतर रेखा कण की विराम स्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, हम बात कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। ये टाइम है, ये पोजीशन है। ठीक है, ये पोजीशन यानी कि x है। हम ये कहें अगर कि कोई ग्राफ आपको दिख जाता है जो समय के पैरेलल हो, मतलब क्या होता है इसका मतलब कि मान लीजिए कि आप रुके हुए हैं। ठीक है, आप कहीं जा नहीं रहे हैं लेकिन समय तो नहीं रुकता है ना, समय आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो समय बढ़ रहा है लेकिन आपकी पोजीशन नहीं बढ़ रही है, तो उस तरीके के ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन बढ़ नहीं रही है। मान लीजिए कि आप यहाँ से, आप जहाँ भी हैं वहाँ से 2 किलोमीटर किसी दुकान पे जाएं और वहीं पे देर तक बैठे रहें। तो जब आप देर तक बैठे रहेंगे तो आप देखेंगे कि समय तो बढ़ेगा लेकिन आपकी पोजीशन नहीं बढ़ेगी, आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। जब स्थिति नहीं बदलेगी, नहीं बढ़ेगी, तो हम उस टाइप के ग्राफ को फिर ऐसे बनाते हैं। और ये ग्राफ देख के हमें ये पता चलता है कि जो कण है वो विरामावस्था में यानी कि रेस्ट पर है। वो किस में है? विरामावस्था में है। इस टाइम आपको क्या देखने को मिलता है, ज़रा ये देखिए हम ये कहते हैं कि अगर इसमें समझिएगा, अगर ये चाहे जो भी है एक्स एक्सिस मान लीजिए ये है, अगर हम इसी पर ये बनाते हैं तो इसके और इसके बीच का कोण होता है 0 डिग्री। थीटा क्या होता है? 0 डिग्री, यही होता है। अगर हम इसके समांतर, एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो हम कहेंगे कि ये इसके समांतर है। समांतर का मतलब कि यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। और आपने देखा था कि यहाँ पर हम tan थीटा की बात करते हैं, यानी कि tan थीटा यानी कि थीटा बराबर 0 और tan 0 कितना होता है? 0। अब यहाँ पे आपने देखा था कि डेल x बाई डेल टी बराबर ये आपका tan थीटा था। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि डेल x बराबर डेल टी इंटू टैन थीटा, और टैन थीटा के प्लेस पे 0 रख देंगे तो tan 0 0, तो यहाँ 0, तो डेल x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 0। तो इसका क्या मतलब है कि डेल x आपका बदल नहीं रहा है, मतलब आपकी पोजीशन बदल नहीं रही है। तो अगर हमें इस तरीके का देखने को मिलता है कि थीटा बराबर 0 है, जब थीटा बराबर 0 होगा तो आप खुद बताइए ये बराबर क्या होता है? ये डेल v के बराबर होता है या v के बराबर होता है?
हाँ v के बराबर होता है, क्योंकि v बराबर डेल एक्स बाई डेल टी बराबर टेन थीटा। अगर टेन थीटा बराबर 0 है तो v बराबर भी आपका क्या होता है 0। तो जब v बराबर 0 होगा तो हम कहेंगे कि कण विरामावस्था में है। तो जब भी इस तरीके का ग्राफ दिखता है तो आप ये कहेंगे कि कण विरामावस्था में है। ठीक है, चलिए ये पहले पॉइंट की बात थी। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसी में। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट देखिए क्या दे रखा है। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि वक्र का ढलान यानी कि थीटा नियतांक है, अतः v नियतांक है, मतलब त्वरण क्या है 0, अर्थात नियत ढाल की रेखा कण के एक समान वेग को प्रदर्शित करती है। नियत ढाल की रेखा जो होती है वो एक समान वेग को प्रदर्शित करती है। अब जरा इस चीज़ को समझिए। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये t है और ये आपका पोजीशन यानी कि x है, आपका कोई ग्राफ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, इससे ये थीटा कोण पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि समय तो बढ़ रहा है। मान लीजिए कि अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो ये t1 समय है, इस पॉइंट पर बात करें तो ये t2 समय है, अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो ये आपका t3 समय है। ज़रा समझिएगा, हम स्थिति की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए x1 था, यहाँ पर मान लीजिए आपका x2 है, यहाँ पर मान लीजिए आपका x3 है। ठीक है, तो t3 समय में कण की पोजीशन क्या है x3, t2 समय में कण की पोजीशन x2 और t1 समय में कण की पोजीशन क्या है x1 है। ये चीज़ है, इस ग्राफ से ये पता चलता है। और इसको देखते कैसे हैं, समय को इससे मिलाते हैं और पोजीशन को हम इससे मिलाते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो अब कहानी आगे समझिएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ऐसे बनाए, फिर यहाँ पर ऐसे बनाए, यहाँ पर ऐसे बनाए। तो t1 समय में मान लीजिए शुरुआत में t = 0 टाइम पर कोण थीटा था। t1 समय में कोण थीटा है, t2 समय में कोण थीटा है, t3 समय में कोण थीटा है। तो हम ये करें कि थीटा यहाँ पे क्या है नियतांक, नियतांक या नियत का मतलब कांस्टेंट, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है। जब थीटा यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो tan थीटा भी आपका क्या होगा, tan थीटा भी आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि डेल x बाई डेल t बराबर tan थीटा और यही बराबर होता है v के। तो आप देख रहे हैं कि अगर tan थीटा आपका कांस्टेंट है यानी कि नियत है तो हम कहेंगे कि v भी आपका क्या होगा नियत। और जब नियत होगा तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो वेग होगा वो एक समान होगा, जो वेग होगा वो कैसा होगा एक समान होगा। कहानी को समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जब भी आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखे, एक सीधी रेखा दिखे, कहीं पे भी अगर आपको ऐसे भी दिख जाती है, मतलब ऐसे भी दिख जाती है, तब भी आप कहेंगे कि एक समान है, जो भी है वो एक समान है। जब आपको ऐसे ऐसे दिखता है ना तब असमान होता है। इस तरीके का ग्राफ अगर दिखता है आपको तो आप कहते हैं कि एक समान है। जरा यहाँ एक समान को समझिएगा फिर से, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर इस तरीके का ग्राफ दिखता है, इस तरीके का ग्राफ दिखता है तो आप कहेंगे कि जो कण का वेग है वेग एक समान है। और आपको पता है कि अगर वेग एक समान हो तो त्वरण आपका क्या हो जाएगा जीरो, त्वरण आपका क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि आप जानते हैं कि a बराबर होता है dv/dt। जब ये एक समान होगा यानी कि ये जब कांस्टेंट होता है तो dv/dt की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, यानी कि a की वैल्यू हो जाती है जीरो, यानी त्वरण हो जाता है जीरो के बराबर। ठीक है, जरा इसमें कुछ और ग्राफ देखिए, हम आपको समझा दे रहे हैं। हाँ जी, मान लीजिए कि इसमें ये समय है, ये स्थिति है। अगर ग्राफ ऐसा दे दिया है तब भी आप कहेंगे कि जो कण का वेग है वो एक समान है। अगर ग्राफ ऐसा दे दिया है
तो भी कहेंगे कि कण का वेग एक समान है। अगर आपको ऐसा ना दिया हो, मतलब कोई ना कोई एंगल ऐसे सीधी रेखा में हो, किसी न किसी कोण पे हो, तो हम कहेंगे कि कण का वेग एक समान है। वो एक समान हो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन एक समान है। जब भी इस तरीके का दिखेगा तो आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें ज़रा देखिए, यानी कि हम थर्ड की बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि वक्र का ढलान यानी कि थीटा बढ़ रहा है, अतः v बढ़ रहा है। ए धनात्मक है, ए कैसा होगा, धनात्मक है, अर्थात स्थिति अक्ष की ओर झुकने वाली वक्र रेखा कण के बढ़ते वेग को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ है कि कण त्वरित हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि कण आपका त्वरित हो रहा है। चलिए यहाँ समझिए, जैसे हम इसमें थर्ड नहीं, अब फोर्थ हो गया ना, थर्ड तो हो चुका था, ये फोर्थ है। हाँ जी, इसमें हम ये समझ रहे हैं, जैसे देखिए कि मान लीजिए कि आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। अगर ग्राफ इस तरीके से है तो आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हम मान लेते हैं कि ये समय जो दे रखा है आपका वो t1 समय है, ठीक है। ये समय आपका जो दे रखा है वो t2 समय है। ये समय जो आपका दे रखा है वो t3 समय है, t3 ये चीज़ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक स्लोप बनाएं, यहाँ पर एक स्लोप बनाएं, यहाँ पर एक स्लोप बनाएं, तो देखिए ये कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये आपका θ1 होगा, ये आपका θ2 होगा, ये आपका θ3 होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय आपका बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है, तो मतलब ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, मतलब समय धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब समय बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि थीटा भी इनका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा भी आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, मतलब θ3 क्या है, ज़्यादा θ2 से, और θ2 क्या है, ज़्यादा θ1 से। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका कोण भी बढ़ रहा है। तो कोण बढ़ने का क्या मतलब है, हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो tan θ1 है वो tan θ2 से ज़्यादा है, tan θ2 से ज़्यादा है, और जो ये है ये tan θ3 से, सॉरी हमने गलत कर दिया। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि tan θ3 ज़्यादा है tan θ2 से, और tan θ2 ज़्यादा है tan θ1 से। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है, आपने अभी देखा था कि tan थीटा जो होता है वो होता है x/t, यानी कि इसी को बोलते हैं वेग, यानी कि इसी को क्या बोला जाता है, वेग। तो हम देख रहे हैं कि थीटा यहाँ पर अगर हम v1, v3, v2 और v1 की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो v3 होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि tan थीटा ज़्यादा है। अगर tan θ2 की बात करें तो tan θ2 पर यानी कि वेग कितना है, v2 है, यहाँ पर वेग क्या है, v1। तो हम ये करें कि धीरे धीरे इनका वेग भी बढ़ रहा है। कहने का क्या मतलब है कि अगर θ1, अगर यहाँ पर अगर कण का वेग v1 है, यहाँ पर कण का वेग v2 है, यहाँ पर कण का वेग अगर v3 है, तो हम ऐसा यहाँ बोलते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है उसी तरीके से उसका वेग भी बढ़ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि कण का वेग लगातार बढ़ रहा है। जब वेग बढ़ता या घटता है तो उस समय हम बोलते हैं कि त्वरण वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, यानी कि प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि एक्सिलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लगातार एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इस तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कि जब भी ऐसा ग्राफ दिखेगा यानी कि θ1 से θ2 ज़्यादा हो, इससे θ3 ज़्यादा हो, तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उस कण का वेग भी बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा तो वहाँ पर त्वरण भी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग घट रहा है, और वेग घटने का मतलब क्या है कि tan थीटा
घट रहा है। ठीक है, मतलब आप ये ग्राफ पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आप समझिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 5th पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो 5th पॉइंट में अपने से ये बोल रहा है कि वक्र का ढलान यानी कि थीटा घट रहा है, अतः v भी घट रहा है, यानी कि a ऋणात्मक है, अर्थात समय अक्ष की ओर झुकने वाला वक्र रेखा कण के घटते वेग को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ यह है कि कण मंदित हो रहा है। देखिए अब इस चीज़ को समझिए आप, हम जैसे यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, तो ये आपका समय है, ये आपका पोजीशन यानी स्थिति है, ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जैसे कि इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, तो यहाँ पर एक स्लोप बनाइए। जे कि जब भी आपको कोण निकालना हो तो आप स्लोप बनाएंगे, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पर θ1 रखिए, यहाँ पर θ2 और यहाँ पर θ3 रखिए। ठीक है, हम यहाँ कहेंगे कि ये समय मान लीजिए कि t1 है, ये जो समय है ये t2 है, ये जो समय है आपका ये t3 ऐसा दे रखा है। ठीक है, पोजीशन की बात करें तो इस पे x1 पोजीशन पे है, यहाँ पर x2 और यहाँ पर x3, आप समझ लीजिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि θ1 जो है वो θ2 से ज़्यादा है और ये θ3 से ज़्यादा है, यानी कि हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये t1 समय पर है, ये t2 समय पर है और ये t3 समय पर है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपका थीटा वैसे वैसे घट रहा है। और थीटा अगर घटता है, अगर थीटा घटता है तो हम कहते हैं कि tan थीटा भी आपका घटता है। उसी तरीके से अगर थीटा आपका बढ़ता है तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। आगे देखिए, आगे की कहानी हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये आप देंगे tan θ1, तो यहाँ कहेंगे कि tan θ1 ज़्यादा है tan θ2 से और tan θ3 से, ये आप बोलेंगे। तो tan θ1 का मतलब वेग यहाँ पे v1 है, यहाँ पर वेग v2 है और यहाँ पर वेग v3 है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। और वेग घटने का क्या मतलब है, घटे या बढ़े, हमने आपको कहा कि वहाँ पर त्वरण आपका उत्पन्न हो जाता है। त्वरण तो आ गया, अब ये त्वरण पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो हम ये कहते हैं कि त्वरण आपका निगेटिव होगा। निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं होगी। यहाँ पर त्वरण आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हम कहेंगे कि त्वरण आपका डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस। त्वरण आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप इस तरीके से जब भी आपको ग्राफ ऐसा दिखे तो आप हमेशा कहेंगे कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो उस समय आप बोलेंगे कि वेग क्या होगा, धीरे धीरे घट रहा है, मतलब त्वरण भी धीरे धीरे घट रहा है। मतलब ये स्थिति को प्रदर्शित करता है, वो स्थिति है मंदन। मंदन की स्थिति को प्रदर्शित करेगा और मंदन को अपन बोलते हैं रिटार्डेशन। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट यानी कि छठे नंबर के क्वेश्चन की बात करें, छठे पार्ट की बात करें। क्या दे रखा है, दे रखा है कि वक्र का ढलान यानी थीटा नियत, परंतु थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, अतः v नियत लेकिन ऋणात्मक है, अर्थात ऋणात्मक ढाल की रेखा यह प्रदर्शित करती है कि कण निर्देश बिंदु की ओर वापस लौट रहा है, अर्थात विस्थापन ऋणात्मक है। हम दूरी की बात नहीं करते, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक होती है, हो सकती है ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। देखिए ये हम फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप समझिए, ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि शुरुआत में यानी कि t=0 समय पर कण यहाँ पर था, उसकी पोजीशन ये थी, लेकिन वो धीरे धीरे, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, तो ये धीरे धीरे इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जो कोण बनेगा यानी कि थीटा, ये थीटा आपका होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जब भी आप देखेंगे कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, वहाँ पर आप देखेंगे कि कण हमेशा अपने मूल बिंदु की तरफ वापस जाएगा। ये अगर एंगल दिखता है
तो अगर आगे की बात करें यहाँ पे तो हम ये कहेंगे कि जो कण की पोजीशन है वो कण की पोजीशन कहीं पर है, मतलब कण शुरुआत में कहीं पर है, वो धीरे धीरे अपने मूल बिंदु की तरफ वापस आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिए, देखिए हमने आपको बताया कि ये आपको क्या दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखा दिख रही है, एक सीधी रेखा दिख रही है। और सीधी रेखा दिखने का क्या मतलब है कि जो कण है वो एक समान वेग से चल रहा है। कण जो है एक समान वेग या हम कहेंगे कि चाल से मूव कर रहा है या गति कर रहा है, हम ये यहाँ पे बोलेंगे। जब भी सरल रेखा दिखेगी तो ऐसा बोलेंगे। और अगर आपका कोण 90 से ज़्यादा दिखे तो आप कहेंगे कि जो यहाँ पर विस्थापन मिलेगा पोजीशन टाइम ग्राफ से वो निगेटिव होगा। विस्थापन कैसा होगा? निगेटिव होगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है। चलिए जी, अब 7th पॉइंट की बात करें। यहाँ पे 7th पॉइंट क्या दे रखा है हमसे? 7th पॉइंट में ये बोल रहा है कि विभिन्न ढालों के सरल रेखीय खंड यह प्रदर्शित करते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात कण का वेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। जैसे विभिन्न ढालों की बात कर रहा है, एक ही फोटो में है और ये बोल रहा है कि कण जो है ना वो विभिन्न वेग से, यानी कि उसका स्लोप क्या है, अलग अलग है। जब समय अंतराल की बात करें, अलग अलग समय अंतराल में स्लोप अलग अलग है। कहने का मतलब है कि जो कण है वो विभिन्न वेग से मूव कर रहा है। जैसे यहाँ समझिए, एक कण है जो यहाँ से यहाँ तक चला, फिर थोड़ा सा ऐसे हो गया, फिर थोड़ा सा आप देखेंगे कि ऐसे हो गया, फिर आपका कुछ ऐसे हो गया, और ये आपका फाइनली ये आपका पहुँच गया है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। तो हम ये कहेंगे कि ये O है, A है, B और ये C और ये आपका D बिंदु है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एक समय अंतराल के बाद स्लोप इसका बदल रहा है। यहाँ पर यानी कि समय T1 मान लीजिए, यहाँ पर समय यानी कि T2 मान लीजिए, यहाँ पर समय आप T3 मान लीजिए और यहाँ पर समय आप T4 मान लीजिए। ठीक है। ऐसा देखिए, अगर यहाँ पर कोण की बात करें तो ये कोण यहाँ तक A बिंदु तक θ1 है, लेकिन A से B तक की बात करें तो ये θ2 है। B से C तक की बात करें तो ये आपका θ3 दिख रहा है। यहाँ पर बात करें तो ये आपका θ4 दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका θ5 दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर बिंदु पर कोण अलग अलग है। और हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोण अलग अलग हों, अगर कोण अलग अलग हैं, इसका मतलब ये है कि हर बिंदु पर कण का वेग जो है वो परिवर्तित हो रहा है। वेग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। ये यहाँ की बातें हैं। ठीक है। चलिए, हाँ जी, अब देखिए 8वें की ग्राफ। 8वां देखिए क्या दे रखा है। देखिए सारी बातों को आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये हमारा कंप्लीट होता है ग्राफ, इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। चलिए, अब 8वें की बात करें यहाँ पे तो 8वां क्या दे रखा है? बोल रहा है कि यह ग्राफ प्रदर्शित करता है कि किसी एक क्षण पर कण की दो स्थितियां हैं जो कि संभव नहीं है। समझिएगा, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि ये ग्राफ देखिए, ग्राफ में ये दिखा रहा है कि एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है। ये समय है और ये पोजीशन है। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कण जो है वो आपका धीरे धीरे कण का वेग धीरे धीरे कम हो रहा है। इस ग्राफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कण का वेग या चाल जो है, वेग या चाल वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है। लेकिन उसकी दिशा अलग है।
लेकिन उसी कण की बात कर रहा है कि वो कण एक बार इधर की तरफ है, एक बार इधर की तरफ है। ये दोनों स्थितियां संभव नहीं है, एक साथ कण इस दिशा में और इस दिशा में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ संभव नहीं है। तो इस तरीके का ग्राफ आता है तो आप काट देंगे। चलिए 9th की बात करते हैं। इसी में 9th क्या दे रखा है, बोल रहा है कि यह ग्राफ प्रदर्शित करता है कि प्रारंभ में कण मूल अवस्था की ओर आता है तथा फिर यह मूल अवस्था से दूर जाता है। अब इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ में क्या दे रहा है, ये आपका पोजीशन, ये आपका टाइम, ये आपका कुछ फोटो इस तरीके से है। ठीक है, ये इस तरीके से है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि कण शुरुआत में यहाँ पर था, धीरे 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 अपने मूल पोजीशन की तरफ आता है, मूल पोजीशन से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसका मतलब देखिए x अगर ये ऐसे भी आ रहा है तो ये तो समय को दिखा रहा है ना, ये किसको दिखा रहा है, समय को। ये समय को दिखा रहा है कि जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर कण एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन समय क्या है, ये है t1 मान लीजिए। फिर कण आपका यहाँ पर है एक्चुअल में, लेकिन समय उसका t2 ये है। कण आपका यहाँ पर है और समय आपका t3 है। इसी तरीके से कण आपका ये रहा, मतलब कण की पोजीशन ये है और समय t4 है। इसी तरीके से कण की पोजीशन ये है और समय आपका t5 है। फिर से क्या हो रहा है, इस ग्राफ में आपको देखेंगे कि ये t6 जैसे होता है, कण फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। t7 होता है तो कण अगेन ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इस तरीके से पहले क्या हुआ कि कण यहाँ से मूल बिंदु की तरफ आ रहा है, फिर क्या हो रहा है कि वापस जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है कि यह प्रदर्शित कर रहा है कि प्रारंभ में कण मूल अवस्था की ओर आता है। ठीक है, और मूल अवस्था की ओर आता है तथा फिर यह मूल अवस्था से दूर जाता है। पहले आता फिर जाता, ये ग्राफ यही प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इतना कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए, तो आज के लेक्चर में अपन यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये तो अभी पोजीशन और टाइम ग्राफ की बात हो रही थी, स्थिति समय के ग्राफ की बात हो रही थी। इसके बाद वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।